हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके ब्राला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, ये प्रश्न वन लाइनर नोट के रूप में देखने वाले हैं। और देखिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर जो पीटीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए। और इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एसके बराला स्टडी अपने नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पहला प्रश्न की बात करें, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? ये अपने बार हैं। बार अपने वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन सेकंड है, द्रव का घनत्व किस यंत्र में पाया जाता है या फिर मापा जाता है? तो देखिए, द्रव्य का घनत्व मापने के लिए अपने हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर। देखिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे, ताकि आपका भी ज़्यादा समय खराब नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। क्वेश्चन थर्ड है, पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? तो देखिए, अगर पानी से कोई बोतल भरी गई है तो उसके पेंदे में सबसे अधिक दाब होगा, तो बोतल की पेंदी पर हो जाएगा सही आंसर। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापते हैं? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो देखिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। और देखिए, अगर अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो ये आंधी आने की संभावना होती है। आंधी आने की संभावना, ये आप ध्यान रखें, यह प्रश्न पूछा गया है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? तो देखिए, अचानक से गिर जाए तो आंधी आने की संभावना है, और धीरे धीरे से अगर गिरे तो अपने वर्षा होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है। अचानक से गिरे तो आंधी और धीरे धीरे गिरे तो अपने बारिश होने की संभावना है। और देखिए, यदि जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, दिन साफ होता है तब बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पाठ्यांक बढ़ता है, पाठ्यांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी में रहता है और कितना भाग ऊपर रहता है? तो देखिए, पानी के ऊपर 1 भाग रहता है और 9 भाग अंदर रहता है, यानी कि 1/10, 10 में से 1 भाग तो ऊपर रहता है और 9 भाग 10 में से नीचे रहता है, पानी के नीचे। तो आप ध्यान रखिए, कुल आयतन का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जैसे जैसे समुद्र तल के नीचे जाएंगे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है और ऊपर जाने पर क्या होता है? घटता है। तो आप ध्यान रखें, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है समुद्र तल से नीचे जाने पर। पारे का हिमांक कितना होता है? तो देखिए, पारे का हिमांक अपने 39 डिग्री सेल्सियस होता है 39 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 11 है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? तो देखिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट अपने 252 कैलोरी के तुल्य होता है, 252 कैलोरी। प्रश्न 12 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो देखिए, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तेल तैरता है। तेल का पृष्ठ तनाव अगर पूछा जाए तो ये पानी से कम होता है, इसलिए इसके ऊपर तैरता है। प्रश्न 14 है, जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो देखिए, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंद गोल होती हैं। प्रश्न 15 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? ये भी अपने पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। अगला प्रश्न है, दाब किस प्रकार की राशि है, अदिश या सदिश? तो देखिए, दाब अपने अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि देखिए, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये अपने उत्प्लवन या प्लवन बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? तो देखिए, अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर यदि कोई नाव है तो वो पानी में डूब जाएगी। अगर नाव अपने आयतन के बराबर पानी हटा रही है तो वो डूब जाएगी। दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आवृत्ति कहा जाता है। और देखिए, आवृत्ति का अगर मात्रक भी पूछा जाए तो ये हर्ट्स होता है, हर्ट्स आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड
प्रति सेकंड, जिसको हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, ये आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, श्रव्य तरंग। और श्रव्य तरंग की अगर परास भी पूछी जाए तो परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये इसकी परास होती है श्रव्य तरंग की। अगला प्रश्न है, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए अगर ताप के बारे में अगर पूछा जाए तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है और ताप घटने पर ध्वनि का वेग भी घट जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो देखिए ध्वनि की चाल सबसे कम अपने गैस में होती है, गैस में। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो ठोस में होती है और सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। अगला प्रश्न है, दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो आवर्त कालों में क्या अनुपात होगा? तो देखिए आवर्त काल में अनुपात हो जाएगा अपने 2:1। प्रश्न 27 है, किस तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो देखिए अपने रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये अपने पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। अगला प्रश्न है, घड़ी के घंटे की सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो देखिए घड़ी की जो घंटे की सुई है 12 घंटे लगते हैं उसको एक बार चक्कर लगाने में, तो 12 घंटे हो जाएगा इसका आवर्तकाल। घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है? तो देखिए एक सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है घड़ी की सुइयों की गति। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर बोलने में भी मिस्टेक हो सकती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें सुधार किया जाएगा। मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन सही हैं एकदम। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है कान पर ध्वनि का प्रभाव। अगला प्रश्न है, किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? तो देखिए ध्वनि हमें आप पता है आमतौर पर रात में अधिक सुनाई देती है और दिन में कम सुनाई देती है, तो ये अपने ध्वनि के अपवर्तन के कारण होता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण यह होता है। क्वेश्चन 34 है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? तो देखिए ध्वनि की तीव्रता अपने ऑडियोमीटर से नापते हैं और इसका मात्रक क्या है? डेसिबल। डेसिबल इसका मात्रक है, आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? तो देखिए पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन ने उत्पन्न किया था सबसे पहले। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? देखिए अपने पीटीटी एग्जाम, रीट एग्जाम, सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो देखिए हमने देखा है अभी ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए दाब बढ़ाकर 2 गुना करो या 10 गुना करो ये वेग वही रहेगा। तो आप ध्यान रखें 332 मीटर प्रति सेकंड ये चाल रहेगी इसकी। अगला क्वेश्चन है, बादलों की चमक पहले और गर्जन क्या होती है? बाद में सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि देखिए प्रकाश की चाल तो अधिक होती है और ध्वनि की चाल प्रकाश की अपेक्षा कम होती है, इसलिए अपने चमक तो पहले नजर आ जाती है लेकिन गर्जन क्या होती है? बाद में सुनाई देती हैं। आप ध्यान रखें ये प्रकाश की चाल अधिक और ध्वनि की चाल कम होती है। मेक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो देखिए मेक अंकों का प्रयोग अपने वायुयान का वेग इसमें किया जाता है, वायुयान का वेग ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो देखिए 30 से 40 डेसिबल होती है। 30 से 40 डेसिबल अपने साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो देखिए ध्वनि तरंगे अपने परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों ये थे अपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। हमने ये 1 लाइन नोट के रूप में देखे हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।